चलो, सो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि सारे के सारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो तीन टाइप के केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं। या तो केमिकल कंपाउंड एसिड हो सकता है, या तो केमिकल कंपाउंड बेस हो सकता है, या तो केमिकल कंपाउंड साल्ट हो सकता है, राइट। उसके बाद में हमने कितने टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। ऐसे इंडिकेटर्स थे जो इंडिकेटर्स बेसिकली हमें ये इंडिकेट कराने में हेल्प करते थे कि दी हुई चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। कितने टाइप के थे? 7 टाइप्स के थे, राइट। उसके अंदर कौन कौन से थे? सबसे पहला था लिटमस, जो कि लिटमस ये एक डाई होती है या एक्सट्रैक्ट होता है, वो जो किस प्लांट से निकाला जाता है? लीचन प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। लिटमस का जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है। न्यूट्रल लिटमस बेस में ब्लू कलर का बन जाता है और एसिड में रेड कलर का बन जाता है। लिटमस किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है कोमल? वो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एंड पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, राइट। यस। उसके बाद में हमने दूसरा जो लिया था वो मिथिल ऑरेंज लिया था, जिसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता था। बेस में वो येलो कलर का बनता था, एसिड में वो रेड कलर का बनता था, राइट। मिथिल ऑरेंज ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। तो मिथिल ऑरेंज जो है वो एक सिंथेटिक मतलब ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तीसरा जो इंडिकेटर था फिनोल्फथालीन था। फिनोल्फथालीन जो होता है उसका न्यूट्रल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, बेसिक में वो पिंक कलर का बन जाता है, राइट। तो ये भी हम लोग तीसरा इंडिकेटर यूज करते थे। उसके बाद में हमने एक इंडिकेटर देखा था जो कि टर्मरिक था। टर्मरिक जो होता है येलो कलर की होती है, एसिड में येलो कलर की ही रहती है, न्यूट्रल कलर येलो होता है एंड बेस में उसका कलर कौन सा बन जाता है कोमल? रेड कलर बन जाता है। उसके बाद में कैबेज, अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो कि न्यूट्रल रेड कलर का होता है, एसिड में रेड का रेड ही रहता है लेकिन बेस में वो ग्रीन कलर का बन जाता है, वो हमने कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट इंडिकेटर था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इशिता जी, किसको किस इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है इशिता जैन साहब? जो स्मेल चेंज कर। हाँ, तो बेसिकली ऐसे इंडिकेटर जिनमें एसिड या बेसिस में सब जो ऑब्जेक्ट है या जो चीज है उसकी जिससे उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। मतलब स्मेल चेंज की मदद से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि दी हुई चीज एसिड है कि बेस है, राइट इशिता। तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर थे, विनेगार भी था एंड ओनियन था। दोनों का अपना अपना एक स्मेल होता है, ओनियन का अपना स्मेल होता है, विनेगर का भी अपना एक स्मेल होता है। और दोनों स्मेल कौन सी चीजों में स्मेल मतलब लूज कर जाते हैं, स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाते हम, कौन सी इसमें? बेस में करते हैं, एसिड में नहीं करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बोल दो अभी। मेरे ख्याल से यहाँ तक डिस्कस किया था हमने, राइट। उसके बाद में हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमारे आजू बाजू में हमारी जो भी चीजें हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, कर्ड हो गया, टैमेरिंड हो गया, टोमेटोज हो गया, उन सब के अंदर कौन कौन से टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं। एसिड का टेस्ट जो होता है, एसिड को डिफाइन करने को कोई बोलेगा तो आपका ऐसा डिफाइन करना है, एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट एंड व्हिच चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इस तरीके से मतलब एसिड की जो प्रॉपर्टी उसमें से एक दो प्रॉपर्टी लिख दो, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। कोमल जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। चलो, उसके बाद में हमने और क्या डिस्कस किया था? बस यही तक डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी प्लांट और एनिमल बॉडीज के अंदर जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, जो कि वीक एसिड होता है और वो एसिड हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। हम उसको खा पी भी सकते हैं, हालांकि हम खाते पीते हुए, जैसे कि आप कच्चा आम खाते हो तो यू आर इनडायरेक्टली टेकिंग एसिड इनसाइड, राइट। अगर आप टैमरिंड या इमली खा रहे हो तो भी आप अंदर ले रहे हो, राइट। करेक्ट नहीं करेक्ट है? अगर आप मान के चलिए खट्टी कोई भी चीज खा रहे, कर्ड खा रहे हो, तो आप एसिड को अंदर ले रहे हो, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो एसिड्स मिनरल्स की मदद से बनाए जाते हैं उनको कौन सा एसिड बोला जाता है? मिनरल एसिड्स बोला जाता है। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जनरली हार्मफुल होते हैं। बताओ कोमल जी, तीन मिनरल एसिड्स के नाम बता दो। सब लोग तैयार रहेंगे इन चीजों के लिए? हाँ, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के तीन नाम। इशिता तनिषा जैन साहब, कोमल जी सुनेंगे? हाँ। HCl, ये वाले ना एग्जांपल ही देना हाँ ना। सही बोल रहे हो ना, बोलो ना तुम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक,
एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड था जिसको HCl फॉर्मूला था, एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका हाँ, फॉर्मूला और H2 है, एक नाइट्रिक एक एसिड। नाइट्रिक एसिड है जिसका फॉर्मूला HNO3 है। भूलना नहीं है गाइस, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने ऐसा देख लिया था कि मिनरल एसिड जो होते हैं कंपेरेटिवली हार्मफुल होते हैं, उनको केयरफुली हैंडल करा जाना चाहिए। हमारी स्टूडेंट लेबोरेटरीज के अंदर जो मिनरल एसिड लाए जाते हैं वो जनरली हाईली डाइल्यूटेड होते हैं। हाईली डाइल्यूटेड मतलब उसके अंदर बहुत सारा पानी मिला होता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। कोमल जी, इज दैट ओके और नॉट ओके? चलो आगे चलते हैं, सारे लोग ध्यान देंगे इस चीज की तरफ। चलो, अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, किस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, किस एसिड को वीक एसिड बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो एसिड को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। उसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं हमने देख लिया था। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो जनरली कौन से एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वो वीक एसिड कौन से एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक वाले एसिड, जो कि प्लांट और एनिमल बॉडीज के अंदर पाए जाने वाले एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। करेक्ट नहीं करेक्ट है? चलो, अब एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। ओके, एक ओके, एक मिनरल एसिड होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने मिनरल एसिड बोले अब तक? मैंने 3 बोले थे। कौन कौन से? HCl, H2SO4, HNO3। चौथा मिनरल एसिड है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये एक मिनरल एसिड है, लेकिन जनरली मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये कार्बोनिक एसिड नाम का मिनरल एसिड जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप पाओगे क्या लिखा हुआ है, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। अगर उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन भी अगर पीते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। उनके डाइल्यूट सॉल्यूशन पीना सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए, मतलब हम उसको पी सकते हैं, राइट? एग्रीड? चलो, इसको पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग अच्छे से सुनेंगे। बीइंग वीक, द ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड आर यूज्ड एज फूड ingredient. For example, acetic acid is in the form of vinegar is used in making pickles and tomato ketchups. Tartaric acid is used in making baking powders, whereas carbonic acid is used in fizzy soft drinks and soda water. मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल, या वीक एसिड्स बेसिकली जो होते हैं उनका इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट बनाने में किस किया जाता है। कार्बोनिक एसिड, ये कौन सा एसिड था, मिनरल एसिड था, लेकिन वो वीक काइंड ऑफ मिनरल एसिड है, राइट तनिषा? तो उसका उसका इस्तेमाल किस में बनाने में किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो उनमें बनाने में इस्तेमाल होता है, या सोडा वाटर। इसीलिए मैं पर्सनली तो कभी नहीं पीता हूँ। मैंने कितने साल हो गए होंगे, लेकिन मैं 10, 12, 15 साल हो गए होंगे तब से मैंने किसी तरीके का कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया हुआ है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल है, और भी कई सारी चीजें होती है जिनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो यू कैन रिप्लेस यूर कोल्ड ड्रिंक बाय, आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, है ना। आप और किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि फ्रेश जूस पी सकते हो किसी चीज का, राइट। तो वो आपके लिए ज्यादा मतलब, या आप तो बादाम शेक होते हैं या किसी तरीके के मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप पी सकते हो। करेक्ट नहीं करेक्ट है? लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, आपके सामने आके जा रहा है कि उनके अंदर एसिड्स यूज किए जाते हैं बनाने के लिए। कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बेटा, वो मिनरल एसिड है। बस वो एक सॉफ्ट एसिड होने की वजह से उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, वो वीक एसिड होने की वजह से इसका इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। चलेगा? चलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट और पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। सिंपल सी बात है, जिसमें बहुत कम मात्रा में, मतलब ऐसा एसिड जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी मिलाया होगा उसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। कोमल जी, ठीक है। डाइल्यूट एसिड किसे बोला जाएगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होगा। अब अब ऑब्वियस सी बात है कि डाइल्यूट एसिड जो होता होगा अ, वो बनाने के लिए उसके अंदर पानी मिलाया जाता होगा, राइट। तो डाइल्यूटिंग का सही तरीका क्या होता है वो भी हमें कई बार पूछा जाता है। हालांकि कल पलाक्षी ने पूछा था कि डाइल्यूटिंग करने का क्या तरीका होता है, वो नहीं है आज। तो डाइल्यूट करने का सही तरीका क्या होता है वो भी सुन लो।
एक गिलास में मान के चलिए मैंने एसिड लिया, एक गिलास में क्या करा मैंने, एसिड लिया और ऊपर से पानी डाला। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डाइल्यूटिंग। ऐसा कभी डाइल्यूटिंग नहीं किया जाता। अगर आप एक बूंद भी पानी एसिड के अंदर डालोगे तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगी उसकी, वो उसकी बहुत मतलब एक्सप्लोजन काइंड ऑफ थिंग होगा, जिसमें से छींटे उड़ेंगे जो आपके मुंह पे, हाथ पे, कपड़ों पे उड़ सकते हैं। नीचे एसिड और ऊपर से पानी डालना रॉन्ग वे, उल्टा करना होता है। आपको नीचे पानी लेना होता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर क्या मिक्स कराना होता है, एसिड मिक्स कराना होता है। अगर आप एक ड्रॉप एसिड डालोगे तो एसिड एक ही ड्रॉप जा रहा है, पानी बहुत ज्यादा है तो उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पानी इज नॉट दैट मच रिएक्टिव। लेकिन आप पूरा ग्लास भर के एसिड के अंदर पानी डालोगे तो वो बहुत जबरदस्त रिएक्ट करेगा, उसकी छींटे उड़ेगी जो आपके आपको हार्म कर सकती है। तनिषा जी, राइट? तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग? करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग इज एडिंग acid drop by drop in a glass of water or in a beaker of water slowly, and you can stir that as well। मतलब आप उसको स्टीर भी कर सकते हो, आपका जो ग्लास रॉड होता है उसकी मदद से स्टीर करते रहिएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? चलो, तो यहाँ पे लिखा होगा द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग एसिड टू वाटर। मतलब एसिड को वाटर में मिला के कॉन्सेंट्रेशन कराना, डाइल्यूट करवाना है, एंड उसको ग्रेजुअली क्या करना है, स्टीर करना है। आपको वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर मिक्स नहीं करना है। मतलब आपका नीचे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और उसके ऊपर से आप ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालने चाहिए, एसिड डालने चाहिए, और साथ में उसको क्या कराते रहना, स्टीर कराते रहना, तब उसको डाइल्यूट बोला जाएगा। तनिषा जी, इज दैट ओके और नॉट ओके? इसका रीजन अगर पूछते तो उनको बताना है कि अगर हम वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत जबरदस्त टाइप का एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स उड़ सकते हैं। एसिड के जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह पे अगर उड़ेंगे तो हमें हार्म हो सकता है। करेक्ट है, नहीं करेक्ट है? यस और नो? चलो, कोई दिक्कत है? कोमल, काजल, पलाक्षी, सॉरी तनिषा, इशिता, कोई दिक्कत है? बोर हो गए हो क्या सुबह सुबह? चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कोमल जी को रीड करने का मौका दिया जा रहा है। कोमल जी, पहली प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं कि एसिड की टेस्ट कैसी होती है बेटा, खट्टी टेस्ट होती है, सोर टेस्ट होती है। और दूसरी भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि एसिड रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को कौन से लिटमस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस में। ये दूसरी प्रॉपर्टी। चलो आगे। Acid solutions conduct electricity. They are electrolytes. चलो, ये तो सबसे तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि एसिड सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कब कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि जब एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो वो मैंने बोला हुआ है किसी भी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, सॉल्यूशन नाम दिया जाएगा, राइट? तो एसिड को जब पानी के अंदर मिलाया जाएगा तो वो एसिड सॉल्यूशन बनेगा, और सारे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एसिड के सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl अगर आप पानी के अंदर मिलाओगे तो वो H+ और Cl- ऐसे आयंस में बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए चार्जेस का होना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आसान हो जाती है। इज दैट ओके और नॉट ओके तनिषा जी? ठीक है, चलो ईशिता जी को मौका दिया जा रहा है चौथा पॉइंट पढ़ने का। ऑल्टरनेट पॉइंट पढ़ेंगे फटाफट। Acid react with metal to form hydrogen gas. तो एसिड की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है अभी, मेटल के साथ में हो रही है, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो इसको या ऐसा लिखूंगा कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में होगी तो दो चीजें तैयार होगी, एक तो सॉल्ट तैयार होगा, और उसके सॉल्ट मतलब NaCl नहीं है। सॉल्ट सिर्फ NaCl को नहीं बोला जाता, NaCl को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। केमिस्ट्री में सॉल्ट के कई सारे सॉल्ट आते हैं, ठीक है? तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट तैयार होगा, और साथ ही साथ में गैस तैयार होगा, जिस गैस का नाम क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा। इज दैट ओके सब लोग? चलो, तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे एसिड्स में एक गैस तो कॉमन होती है। कौन सी गैस होती है या कौन सी चीज कॉमन होती है, हाइड्रोजन कॉमन होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं मैं। जैसे कि मान के चलो
जिंक नाम का एक मेटल है, करेक्ट है नहीं करेक्ट है? उसकी रिएक्शन किसके साथ में हुई? H2SO4 के साथ में। H2SO4 क्या है बेटा? एक एसिड है। तो इस जिंक क्या करेगा? H2 को रिप्लेस करेगा और फॉर्म करेगा ZnSO4। ZnSO4 का नाम क्या होता है? जिंक सल्फेट। और साथ में जो गैस इवॉल्व होगी वो हाइड्रोजन गैस रहेगी। याद रखना, जो इवॉल्वेशन ऑफ गैस होता है उसको ऊपर वाला एरो दिखाया जाता है, मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ये कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ये जो है ये क्या है बेटा? जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट होता है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वियस सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय स्टेट में आएगा। H2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी मिला होगा। जिंक क्या है? सॉलिड स्टेट में है। क्यों सॉलिड स्टेट में? क्योंकि वो एक क्या है? मेटल है। मानते हो नहीं मानते हो? जिंक एक क्या है? मेटल है। उसके बाद में H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक तरीके का क्या है? एसिड है। सब लोग समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ में हुई तो एक सॉल्ट फॉर्म हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तनिषा जी ऐसे मत बैठो। एक हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है उसको डिटेक्ट करने का क्या तरीका है? कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट हो रही है, इवॉल्व हो रही है? कभी बताया था मैंने आपको शायद से, जब मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाया होगा। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? बताओ जल्दी जल्दी। उसका माच बर्निंग माचिस मतलब अगर पॉप अप हाँ, साउंड। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट मान के चलिए किसी बीकर में कर रहे हैं। बीकर में हमने क्या किया? एसिड लिया, साथ में उसके अंदर क्या डाल दिया? मेटल डाल दिया। तो उससे बबल्स निकलना दिखते हैं। बबल्स जो होते हैं वो किसी गैस के बबल होते हैं। कौन सी गैस के? H2 गैस के। तो ये वो हाइड्रोजन गैस के बबल है। कैसा पता चलेगा? कोमल, काजल, ईशिता, तनिषा सब लोग याद रखना है उसको, कि अगर हम उसको मैच बॉक्स से बर्न करा के उसके ऊपर पकड़ते हैं, मतलब मैच बॉक्स बर्न करा के अगर उसके ऊपर हम मैच बॉक्स को पकड़ते हैं या मैच स्टिक को पकड़ते हैं, जलती हुई मैच स्टिक को पकड़ते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी का हाइड्रोजन बहुत जल्दी जलता है। तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। पॉप साउंड के साथ मतलब वो जलेगा तो पॉप साउंड आएगा। आपको हाइड्रोजन गैस जलती हुई दिख नहीं सकती क्योंकि वो बबल की फॉर्म में है, राइट? लेकिन आप उसकी पॉप साउंड को सुन सकते हैं कि अगर पॉप साउंड आ रहा है मतलब कि जो गैस निकल के आ रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। आपको गैस निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है वो कैसे पता चलेगा? तो बबल्स दिखाई देंगे। अगर बबल्स दिखाई दे समझ लेना कि गैस बाहर आ रही है। आप कोई कोल्ड ड्रिंक को अगर ग्लास के अंदर पोर करते हो, ग्लास के अंदर डालते हो, ग्लास के अंदर आप उसको लेते हो, तो आपको पता है ना कि वो कोल्ड ड्रिंक से बबल्स ऊपर निकलती हुई दिखती है। तो क्यों निकलती? क्योंकि वो उसमें से भी कोई गैस रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके ऊपर जलती हुई मैच स्टिक को पकड़ो। वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स पॉप साउंड के साथ बर्न करेंगे। कोमल जी, विल दैट बी ओके और नॉट ओके? ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक और चीज कि डिटेक्ट हाइड्रोजन, ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखता, ऐसा लिखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डिटेक्टेड यूजिंग burning matchstick evaluation of hydrogen gas is detected using burning matchstick। उसके बाद फुल स्टॉप देके लिखेंगे H2 गैस विल बर्न विथ पॉप साउंड। चलो, सब लोग रिएक्शन को लिख के देखेंगे अच्छे से। रिएक्शन को, ये वाली रिएक्शन, दोनों रिएक्शन लिख के देखो, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। डिटेल में लिखना है, नाम वाम सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लो। सर हम्म। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। किसी को भी कोई क्वेरीज आती है बीच में तो पूछ सकते हो।
और सर ये कैसे पता चलेगा कि जिंक सल्फेट सॉल्टी था? जिंक सल्फेट क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट ही है, ऐसा कैसे पता चलेगा, राइट? तो जनरली जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर OH होता है। OH। हाँ, जैसे कि NaOH, ZnOH ट्वाइस। तो OH की मौजूदगी जहां पे होती है वो बेस होता है, हाइड्रोजन की मौजूदगी जहां पे होता है वो एसिड होता है, और इनके अलावा मतलब ये दोनों भी नहीं है वो जनरली बेसिक सॉल्यूशन माना जाएगा। हालांकि कई सारे एसिड और बेसिस को तुम स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन सा वाला एसिड के अंदर आएगा, कौन सा वाला बेस के अंदर आएगा, कौन सा वाला सॉल्ट के अंदर आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया कि अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो समझ जाओ कि वो एसिड है, अगर OH मौजूद है तो समझ जाओ वो बेस है, और दोनों में से कोई मौजूद नहीं है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो सॉल्ट हो सकता है, राइट? इशिता जैन साहब, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके। और याद रखना ये जो जिंक सल्फेट सॉल्ट है ये सॉल्ट एडिबल नहीं होता है, मतलब खाने के लिए बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, हाँ? ये पॉइजनस होता है, ठीक है? खाने के लिए सिर्फ एक सॉल्ट अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट, NaCl, ठीक है? चलो, हो गया सबका? हो गया तो बताओ, हो गया? कोमल जी, इशिता जी, हो गया? अब इसके ऊपर वो एक हमें सवाल पूछते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, वो ये पूछते हैं कि कर्ड को कभी भी मेटल के बर्तन में स्टोर नहीं कराया जाता या आयरन के बर्तन में स्टोर नहीं कराया जाता, क्यों? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि कर्ड जो होता है उसके अंदर एसिड होता है, और एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट पॉइजनस भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको अगर हम खाएंगे, मतलब ऐसे कर्ड को हम खाएंगे जो कर्ड मेटल बर्तन के अंदर अंदर स्टोर किया हुआ है, तो हो सकता है कि वो कर्ड कुछ समय के बाद में सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। वो कर्ड जैसा दिखेगा लेकिन वो खराब हो जाएगा, उस सॉल्ट बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा डेंजरस है हुआ कुछ प्रोडक्ट तैयार तो डेथ भी हो सकती है। तनिषा जी, समझ में आ रहा है? खट्टे फूड प्रोडक्ट्स को बेसिकली कभी भी मेटल की डब्बे में या मेटल में स्टोर नहीं कराया जाता। लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। काजल जी, मैं चाहूंगा आप रीड करेंगे लाउडली बेटा। Curd and other sour food foodstuffs such as vinegar, lemon juice, and orange juice extra should not be kept in metal vessel. सर ब्रैकेट का पढ़ना है? यहाँ पे तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि कर्ड और अदर जो खट्टे फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, उनको कभी भी मेटल वेसल के अंदर नहीं रखा जाता। मेटल वेसल में जैसे कि कॉपर के बर्तन में या ब्रास के बर्तन में नहीं रखा जाता। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ कंटेन एसिड which may get react with metal to form poisonous metal compounds, right? And this may cause food poisoning and damage to our health। तनिषा जी बोलो। जो स्टील का घर पे बर्तन होता है वो मेटल नहीं होता? वो मेटल नहीं होते, वो एलॉयज होते हैं। एलॉयज बताया था मैंने कल? नहीं। एलॉयज क्या होता है पता है सबको? एलॉय मतलब दो या दो से ज्यादा इलेमेंट या मेटल्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज इज अ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइंड टुगेदर। ऐसी कॉम्बिनेशन क्यों की जाती है? टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मेटल की प्रॉपर्टी को एनहांस कर। आपके घर में जो स्टील होता है वो दो चीजों से बना होता है जनरली। एक तो आयरन होता है और उसके अंदर कार्बन मिलाया होता है, और उसके साथ भी कुछ और सब्सटेंसेस मिलाया होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्टेनलेस स्टील का बर्तन कभी भी रस्ट भी नहीं आता उसके ऊपर। रस्ट आती है कभी? नहीं आती। पूरा मतलब उसका गोल मटोल पूरा उसको तोड़ ताड़ दो फिर भी उसके अंदर उसके ऊपर ये नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? रस्ट नहीं आएगी। मतलब आपने क्या किया, आयरन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया? एनहांस कर दिया। एनहांस मतलब बेटर कर दिया।
ताकि वो रस्टिंग ना करे, ताकि उसके अंदर कोई चीज अगर रखी है तो वो खराब ना हो जाए। हालांकि पुराने टाइम पे जब ये एलॉयज के बारे में पता नहीं था, और हालांकि आज भी उसको उतना ही मतलब अच्छा होता है वो, कि मिट्टी के बर्तन में दही वगैरह को स्टोर कराया जाता था, याद है। आज क्या है, मतलब गोकुलाष्टमी क्या बोलते हैं उसको आप लोग, गोपाल काला है, क्या बोलते हैं आप लोग, जन्माष्टमी आज, राइट। तो जो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, मटका लगाया जाता है, वो मटका भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक के तौर पे लगाया जाता है, राइट। कि वो अपने टाइम पे वो मटके से क्या नहीं, दही या माखन निकाल के खाते थे। तो वो कौन सा होता था, है ना, लाइक क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिट्टी का होता था। उस टाइम पे अगर स्टील का बर्तन लगाई होती माँ यशोदा, तो हो सकता था कि कृष्ण कन्हैया उस मटके को तोड़ ही नहीं पाते, वो उसमें से मक्खन लगे ले ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये वाला सीन है। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। सब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कम कोमल जी बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो तो बोल देना। तो सुबह सुबह उठ के बुलाए सर आप, और वापिस पूछ रहे हो बोर हो रहे हो क्या? कोई बात हुई सर? यस कोमल। नहीं सर, बोर नहीं हो रहा। बोर तो नहीं होना है, फिर साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है, हमें लिखना भी है उसको, ठीक है। चलो, अब एसिड का रिएक्शन किस किस के साथ में दिया हुआ है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में दिया हुआ है। देखो, इसमें दो चीजें लिखी गई है। जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में होगा, हमेशा याद रखना कि जब भी कार्बोनेट शब्द यूज होगा ना, तो CO3 आने वाला है। क्या आने वाला है? CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब यूज होगा तो HCO3 आने वाला है, याद रखना। CO3 के ऊपर 2+ आयन होता है, याद रखना, सॉरी 2- आयन होता है, और HCO3 के ऊपर सिंगल- आयन होता है, याद रखना। आयन क्यों जरूरी है बताऊंगा, अभी ध्यान दो पहले। एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में करते हो, मेटल कार्बोनेट के साथ में करते हो, तो तीन चीजें तैयार होती है। कौन कौन सी चीजें? एक तो सॉल्ट तैयार होता है, एक तो वाटर तैयार होता है, और इसके साथ में तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तैयार होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, चलेगा। वहीं पे अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ ना करते हुए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में की जाती है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में की जाती है, तो इसमें भी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट सेम होते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यस और नो कोमल। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग चौकट बना लेते हैं कि क्या क्या होता है जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में होती है, और उसी के साथ में जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ में होती है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में होती है, चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा गया है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको मेटल बाई कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? मेटल बाई कार्बोनेट, हमेशा याद रखना, मेटल बाय कार्बोनेट, ओके। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल से जो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूं, Na2CO3, कोई बताएगा मुझे व्हाट कैन बी द नेम ऑफ Na2CO3? इट इज द सोडियम कार्बोनेट। CO3 मतलब कार्बोनेट, Na मतलब सोडियम। अभी Na सर 2 बार क्यों लिया गया ये समझो, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर 2- आयन था, तो सोडियम अकेले सिंगल के ऊपर कौन सा आयन होता है? प्लस आयन होता है कोमल, ठीक है। तो 2 बार लिया तो यहाँ पे भी 2+ आयन हो गया, मतलब दोनों तरीके का बैलेंस कराना इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? कोमल जी, काजल जी, तनिषा जी, ओके। इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई? मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में हुई, तो कौन कौन सी चीजें फॉर्म हुई? एक तो सॉल्ट फॉर्म हुआ जिसका नाम NaCl है, दूसरा वाटर फॉर्म हुआ, और तीसरा फॉर्म हुआ CO2 के साथ में आप एरो लगाओगे, मतलब गैस क्या कर रही है? इवॉल्व कर रही है। चलेगा नहीं चलेगा? ओ बनेगा, सॉरी। तो ये यहाँ पे जो बना सोडियम कार्बोनेट ही है, चलेगा। कोमल जी, काजल जी, ईशिता जी, कोई दिक्कत है इसमें? नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? HCl का नाम भी याद रहेगा ना? मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि होपफुली अब तुम्हें पता होंगे कि क्या नाम होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखते हैं, मतलब NaHCO3 देखते हैं। देखो, HCO3 के ऊपर सिंगल माइनस था, Na के ऊपर सिंगल प्लस था, इसलिए दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया गया, राइट है। चलो, इसकी रिएक्शन किसके साथ में हुई? HCl के साथ में। इसमें भी जो प्रोडक्ट बने कौन से बने? NaCl ही बना, साथ में क्या बना? H2A बना, साथ में कौन बना? CO2 ही बना। प्रोडक्ट क्या हुआ? ये वाला। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसी को सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाएगा, चलेगा।
कोमल जी ठीक है कि नहीं ठीक? तो आयंस को याद करना पड़ता है कितना होता है। हाँ, आयंस को याद इसलिए रखना पड़ता है, कुछ कुछ आयंस को याद रखना जरूरी है कोमल। जैसे कि सोडियम के ऊपर प्लस है हमें याद है, तो हम मान के चलो कहीं पे तुम्हें दिखाई दे, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। Na के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि NaCl दिखाई देता है, ये क्यों आता है? क्योंकि Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है। चलेगा। अब मैं यहीं पे अगर Zn ले लू, जिंक, तो Zn के ऊपर 2+ होता है, तो Zn को अगर Cl के साथ में कनेक्ट करना होगा तो कैसा लेना पड़ेगा? Cl के साथ 2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिंक के ऊपर 2+ है, Cl के ऊपर सिंगल माइनस है, तो सिंगल माइनस से काम नहीं चलेगा, 2 माइनस लाना पड़ेगा। 2 माइनस लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 लाया। कोमल जी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ होता है, तो उसको लेने के लिए AlCl3 लेना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ है, Cl के ऊपर 3 माइनस लाने के लिए 3 बार लेना पड़ेगा क्लोरीन को। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ कुछ आयंस जो होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, याद रखना होता है। वो मैं बार बार स्लाइड्स में लिखवा देता हूँ, तो स्लाइड में जब लिखवाता हूँ उसको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर लिखवा है CO3 का आयन, HCO3 का आयन। और किसी के भी आयन किसी भी मोमेंट पे अगर आपको नहीं याद आते या नहीं समझ में आते तो मुझसे पूछना है, मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? इट इज ओरल थिंग, ठीक है? चलो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और सामने आती है कि CO2 को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, यू नो दैट हाउ वी कैन डिटेक्ट कि CO2 प्रेजेंट हो रहा है? जो गैस, देखो आपको यहाँ पे भी बबल निकलते हुए दिखेंगे, मानते हो नहीं मानते हो? लेकिन वो बबल CO2 गैस के, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा तरीका है? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि CO2 को जब आप लाइम वाटर से पास करते हो, किससे पास करते हो? लाइम वाटर से। मतलब व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर का क्या मतलब होता है? CaOH ट्वाइस, ठीक है? उसको लाइम वाटर से जब पास करा जाता है, CO2 को लाइम वाटर से जब पास कराया जाता है, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर का कलर कैसा टर्न हो जाता है? व्हाइटिश कलर का बन जाता है। व्हाइटिश कलर का मतलब दूध जैसा दिखने लगेगा, ठीक है? तो अगर आपके लाइम वाटर में से कोई गैस पास होती है और लाइम वाटर अगर मिल्की बन जाता है, तो समझ जा कि वहां पे जो गैस पास की जा रही है वो कौन सी टाइप की गैस है तनिषा? CO2 है। चलेगा? चलो, अब सब लोग इस दोनों केमिकल रिएक्शन को लिख के देखो बढ़िया अपने नोटबुक में। ये दोनों मत लिखना, ये दोनों भी लिखना। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस को लिख के देखना, इंपॉर्टेंट है। चलो, दिक्कत है तो बोलो भाई, कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो बोल सकते हैं। हो गया? चलो, ये भी बात, H2 को डिटेक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन की गैस को डिटेक्ट करने के लिए आप बर्निंग मैच स्टिक पकड़ते हो, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। CO2 को डिटेक्ट करने के लिए आप लाइम वाटर से CO2 को पास करोगे, लाइम वाटर कैसे कन्वर्ट होगा? मिल्क कलर में कन्वर्ट होगा। चलेगा? अब इसके बाद में छठवां पॉइंट जो है वो एक अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है? इसको बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या होती है ये भी बताओ, देख लो कि द रिएक्शन
between acid and bases to form salt and water। तो एसिड और बेसिस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रहेगा डेफिनेशन कोमल, ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे पहले तो ऐसा लिखना चाहता हूँ कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होगी तो दो प्रोडक्ट तैयार होंगे। एक प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, सॉल्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर होगा। आप इसको बॉक्स भी बना सकते हो, चलेगा। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखा जाएगा तो वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने NaOH लिया और उसके अंदर HCl ऐड किया। देख लो इसमें से एसिड कौन है, बेस कौन है। ये एसिड है क्योंकि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है तनिषा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसको बेस क्यों माना गया, क्योंकि उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड मतलब OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब करोगे तो फॉर्म क्या होगा, एक तो NaCl फॉर्म होगा और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, ये जो है इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ नए नए वाले नाम लिख रहा हूँ, पुराने वाले नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पुराने वाले नाम आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो, तो ये पहली रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को, ये एक एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलेगा, अरे यस और नो। चलो इसको कॉपी करके देखो, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को कॉपी करके देखो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो, अब एसिड, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको कई बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन के अंडर लाया जाएगा। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में होती है तो क्या होता है। तो उससे भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। देखिए लास्ट टाइम भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म हो रहा है। मतलब कौन कौन, देखो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इससे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है सॉल्ट एंड एक तो बन रहा है वाटर। इससे दिमागदार बच्चे कुछ समझ जाने चाहिए। क्या समझ जाने चाहिए, क्योंकि एसिड के साथ में अगर कोई चीज सॉल्ट और वाटर बनाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। तभी तो ये एसिड और बेस बनेगा। बेसिक नेचर, बेस होना अलग बात होती है, बेसिक नेचर होना अलग बात है। बेसिक नेचर होने का मतलब वो बेसिक के जैसा बिहेव करेगा। करेक्ट है नहीं करेक्ट है, यस और नो तनिषा। तो देखो मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ। एक एग्जांपल है मेटल ऑक्साइड, जैसे कि एसिड है मान के चलो HCl, उसकी एग्जांपल बता रहा हूँ। HCl एक एसिड है और मेटल ऑक्साइड मतलब CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। CuO को नाम पढ़ना जा, सब लोग नाम लिखते हो ना, जब मैं लिखने के लिए बोलता हूँ तो नाम भी लिखने हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन जब होगी तो CuCl2 फॉर्म करेंगे जो कि सॉल्ट होगा। हाइड्रोजन भी नहीं है, OH भी नहीं है, मतलब वो सॉल्ट है, राइट तनिषा। और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। इसको बोला जाता है कॉपर क्लोराइड। क्या बोला जाता है, कॉपर क्लोराइड। ये एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है। और ये जो आपने कॉपर ऑक्साइड यूज किया था ये वाला, वो कौन सी नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। मतलब यहाँ पे नोट में क्या लिखना पड़ेगा, नोट में एक चीज ये लिखनी पड़ेगी कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर होते, क्या बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। चलेगा। और दूसरी चीज हमें क्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे ओके, सिर्फ मेटल ऑक्साइड नहीं तो साथ में एक और चीज आ रही है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसकी रिएक्शन हम लिखेंगे नहीं लेकिन समझेंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड मतलब समझ रहे हो ना, जहां पे क्या, ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है सिर्फ। हाइड्रोक्साइड में कौन होता है, OH होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ O लगा था ना, तो हाइड्रोक्साइड अगर होता तो CuOH ट्वाइस लगता, मतलब हाइड्रोक्साइड हो जाता वो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड आल्सो बेसिक इन नेचर एंड दे आल्सो रिएक्ट विथ एसिड। दे मतलब कौन, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड आल्सो रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तनिषा कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? एंड वाटर। चलो सारे लोग अपनी अपनी रिएक्शंस को कॉपी करो। चलो उसके बाद में जो 8th प्रॉपर्टी, हालांकि भूलना मत कभी कभी कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टी है कि उसका सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो सकता है, अगर पानी में मिलाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे, जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, जब एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, जब मेटल एसिड्स मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। और मेटल्स का करोजिव नेचर होता है। करोजिव नेचर होता है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारी स्किन के ऊपर उसका अटैक हो जाता है तो वो स्किन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर तो वो चीज बर्न हो जाती है, ठीक है, कोरोजन हो जाता है। जैसे कि किसी मेटल के ऊपर अगर चीज गिरती है तो इस तरीके से जलता है, अगर हाथ वगैरह पे गिरती है तो मतलब ऐसा डैमेज होता है जिसको कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल आप प्लास्टिक सर्जरी कर लो। इतना जबरदस्त तरीके का होता है, समझ में आएगा? चलो एक बार कौन पढ़ रहा है? कोमल जी पढ़ रहे हैं। कोमल जी पढ़िए। The mineral acids cause severe burns on the skin and attack and eat up minerals like cloth, wood, metal structures, and stonework, so they are said to be corrosive. एक और बात आती है कि एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं कराया जाता, क्योंकि एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करके धीरे धीरे उसको क्या कर लेंगे, करोड कर लेंगे। इसलिए आपकी लेबोरेटरीज के अंदर करोड कर लेंगे मतलब उसका करोजन हो जाएगा। करोजन हो जाएगा मतलब कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो मेटल कंटेनर को होल हो जाए, होल बन जाए और उस होल से सारा एसिड बाहर आना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए आप लेबोरेटरी के अंदर पाओगे कि एक स्पेशल टाइप की ग्लास से आपका सारे कंटेनर्स बने होते हैं जिनके अंदर सारे आपके केमिकल्स क्या कराए होते हैं, स्टोर कराए होते हैं। एग्री करते हो नहीं करते हो? चलो ठीक है, कितने स्लाइड्स हो गए देख लेते हैं एक बार।